आदाब अर्ज है। आदाब 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 उमा जी। आज फिर वादे के मुताबिक रंगरस रसाला आपके सामने एक नए मेहमान को लेकर हाजिर हुआ है। नए मेहमान बोलना शब्द उस नए अर्थ में मत लीजिएगा, उस नए मायने में मत लीजिएगा कि जिसकी अभी भी शुरुआत हुई हो। नहीं, हम नए आज हैं हम। जी, तो आज हम आपके सामने असलम परवेज साहब, जो जिनका ताल्लुक मुंबई से है, उन्हें आपके साथ हमारे साथ यहाँ लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम असलम भाई से उनकी थिएटर की दुनिया, उनके ड्रामे की दुनिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रंगरस सिर्फ कलकत्ता का ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का अकेला वाहिद रसाला है जो उर्दू में थिएटर के लिए लिख रहा है, ड्रामे छाप रहा है और थिएटर की सारी खबरों को छाप रहा है। ये रसाला 2010 से शुरू हुआ था निकलना, जनाब एसएम अजहर आलम साहब की एडिटरशिप में। तो क्योंकि ये कोई बहुत गुमान की बात नहीं है कि ये पहला रसाला है, लेकिन हमें बताते हुए ये बड़ा फख्र महसूस होता है कि जो एक छोटा सा कोना उर्दू का खाली पड़ा था, उसे हमने भरने की कोशिश की है। एक छोटी सी कोशिश है इस मैगजीन, इस रसाले के जरिए, जहां पर उर्दू में सिर्फ थिएटर को लेकर बातचीत होती है। क्योंकि कोरोना काल है, कि इस कोरोना काल में भी जिंदगी रुकी नहीं, थमी नहीं है। हम सब इस ऑनलाइन वेबिनार में और ऑनलाइन और दूसरी एक्टिविटीज में हम आ गए हैं कोरोना को हराने के लिए। तो ये जो सीरीज हमने शुरू की है रंग सफर, रंग रसाला से, तो आज इसकी ये चौथी कड़ी है जिसमें असलम साहब आपके सामने हैं। तो आइए हम अब असलम साहब से बातचीत गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज की शाम असलम परवेज साहब के नाम। असलम परवेज साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। असलम साहब, सबसे पहले आप थिएटर की दुनिया का, ड्रामे की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। हमने आपको कलकत्ता में उर्दू कॉन्फ्रेंस, उर्दू थिएटर कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी था और आपसे बहुत कुछ जाना था महाराष्ट्र और गुजरात के थिएटर के हवाले से। हमें खुशी कि आज फिर एक बार मौका मिला है कि आपके जरिए हमारी जो नाजरीन है, हमारी जो ऑडियंस है, वो एक बार फिर उसके बारे में जानेगी। आप के बारे में एक साथ न बताकर हम प्रश्नों सवालों के माध्यम से, सवालों के जरिए अपने सुनने वालों को धीरे धीरे आपके बारे में बताते जाएंगे। सबसे पहला आपसे प्रश्न है, आप थिएटर की दुनिया से कब जुड़े? आपका बैकग्राउंड, आपका मंजर, मतलब कि आपका पस मंजर जो है वो क्या थिएटर को सपोर्ट करने वाला था, और आपका थिएटर की तरफ, ड्रामे की तरफ ही रुझान क्यों हुआ? बेसिक बात तो ये थी कि मैं नाटक का आदमी नहीं था और एक ज़माने तक मैं जब नाटक कर भी रहा था तब भी मैं अपने आप को ये कहता था कि मैं बुनियादी तौर पर कहानीकार हूँ, इसलिए कि मेरी शुरुआत जो है एज ए कहानीकार हुई थी। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और मेरा जो बैक उस तरीके से जो फैमिली बैकड्रॉप है उस तरीके से कोई सब पढ़े लिखे लोग थे। मेरी मम्मी टीचर थी, अब्बा जो है वो रेलवे में मुलाजिम थे, लेकिन हमारा कोई बहुत स्ट्रांग अदब को लेकर कोई बहुत मजबूत जो है या तवाना जो है फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो कहानियां लिखना और इसका जो शौक मुझे पैदा हुआ था वो हमारे दोस्त हैं, उर्दू थिएटर का काफी जाना माना नाम है इकबाल नियाज़ी साहब, उनकी सोहबत, वो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी कॉलेज के ज़माने में। और जी, जैसे ही जब उनसे सोहबत हुई वो कहानियां लिखा करते थे और जी, जब वो कहानियां उनकी छपने लगी और अ, एक सेकंड, जी। उनकी कहानियां जब आती थी और तो मेरे दिल में जब उनकी कहानियां छपती थी तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी कहानी लिखूं। और इस तरीके अच्छा, से फिर कहा कि मैंने कहानी लिखी, उसमें उन्होंने कुछ करेक्शन भी किया। और करेक्शन क्या किया, पूरी कहानी नए सिरे से नहीं लिख दी उन्होंने, अच्छा। लेकिन वो छपी। और जब अपना नाम जली उसको में प्रिंट देखा तो मुझे एहसास हुआ
कि अरे यार, एक अंदर से बहुत एक हौसला अफजाई हुई अपने आप, मतलब लगा कि यार बहुत जी। कहानियां लिखनी चाहिए। तो बहुत सारी कहानियां जो कच्ची पक्की कहानियां थी, वो एक जी। जमाने तक जो है मैं लिखता रहा। और फिर अचानक नियाजी साहब को थिएटर करने की सूझी। तो चूंकि अच्छा। हम नियाजी के पीछे पीछे ही चल रहे थे, तो ये अच्छा हुआ कि नियाजी साहब ने जो है हजाम की दुकान नहीं खोली। अगर हजाम की दुकान खोलते तो हम जो है वो साबुन लगाने का काम करते। तो अच्छा। उन्होंने जी। तो उन्होंने थिएटर का काम शुरू किया, थिएटर करने लगे। तो हम भी उनके साथ में ज्वाइन हो गए और हम थिएटर करने लगे। और इस तरीके से जो है हमने नियाजी के इकबाल नियाजी साहब के साथ मिलकर जो है अपनी जिंदगी का पहला ड्रामा लिखा और डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जालियांवाला बाग। 1900, हाँ, जलियांवाला बाग 1982। ये असल में इस बार हमसे भी, आप लोगों से भी एक गलती सियासी ये हुई कि आप लोगों ने मेरा मुझे जो है वो डायरेक्टर के खाते में डाल दिया। मेरा जलियांवाला बाग 82 ही मेरा एक पहला और आखिरी ड्रामा था जिसे मैंने डायरेक्ट किया था और लिखा था इकबाल नियाजी साहब की सोहबत में रहकर। उसके बाद मैंने डायरेक्शन से जो है वो तौबा की कि भैया ये जो काम है ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को समझाना, ये अपने आप में जो है एक मुश्किल काम है और मेरे लिए थोड़ा सा मेरे मिजाज से जो है मेल नहीं खाता। तो ये लगता है मुझे कि ये 10 लोगों को एक साथ मिलाकर एक जगह पे रेसल करवाना, उनसे कंडक्ट करना, उनके प्रॉब्लम को समझना, तो आदमी ये काम करने से अच्छा है मेंढक तोलने का काम करे। अच्छा। तो क्योंकि एक को मनाओ, दूसरा भाग रहा है दूसरे, तो किस तरीके से आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं, तो ये अपने आप में वाकई मेरे अंदर जो है वो इतनी कुवत नहीं है कि मैं तो आपने सबसे पहला ड्रामा कब किया? मैंने 1982 में इकबाल नियाजी साहब के साथ में ड्रामा लिखा। 1982 में, बहुत हाँ, लंबा सफर आपका है। जी 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 यानी जी 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 1982 से लेकर 2020 तक आपके कई किस्से कहानियों को मुझे आज खोलना है। जी जी आपने अपने पहले प्रश्न के जवाब में बता दिया था कि आपके रंग सफर के साथी इकबाल नियाजी साहब रहे हैं। जी इकबाल जी नियाजी जी साहब को मेरा जी आदाब। जी शुरुआत। इकबाल नियाजी जी साहब भी जल्दी हमारे इस वेबिनार इंटरव्यू में आने वाले हैं। तो जी मुझे खुशी है और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इकबाल नियाजी साहब कि आपने असलम साहब को एक बड़े ड्रामा निगार के रूप में मुंबई में एक शख्सियत प्रदान की आपने। हम्म, असलम भाई, आपसे दूसरा सवाल इसी से मुतालिक है कि इकबाल नियाजी साहब के साथ साथ रंग सफर में आपके और साथी कौन रहे? घर में, घर जी के बाहर, आपकी जी फील्ड में कौन कौन रहे? जी। नियाजी साहब के साथ तो बस वो जलियांवाला बाग तक ही सफर रहा। उसके बाद जी। जो है हम लोगों ने अपने लिए अलग अलग थिएटर में ही जो है अलग अलग रास्ते मुंतखब किए। मैंने इंडिविजुअली ड्रामे लिखना शुरू किया। नियाजी साहब ड्रामे लिखने के अलावा जो है वो डायरेक्शन में बिजी हो गए और जी। डायरेक्शन भी करते हैं वो। मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल था कि तो मैंने अलग अलग लोगों के साथ में और काफी लोगों के साथ में मैंने मतलब उनके लिए ड्रामे लिखे हैं। बहुत। जैसे कि बॉम्बे के ही एक साहब हैं सगीर अहमद चौधरी। जी। उनके साथ मैंने काफी मेरा अच्छा एक सफर रहा है ड्रामे का और बहुत सारी चीजें सीखने मिली हैं। इसके अलावा चेतन दातार हैं, मराठी थिएटर का काफी बड़ा नाम है। उसके अलावा अच्छा। नादिरा जहीर बब्बर हैं, उनके साथ में मैंने काम किया। विट्ठल जादव एक मराठी थिएटर के एक साहब हैं। हम्म। गिरीश ढुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ में फिर मैं ड्रामे करता रहा। और अ, मतलब एक ड्रामा निगार के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि उसे हिदायतकार, उसके ड्रामों को एक अच्छा हिदायतकार मिल जाए तो जी ड्रामा निगार की कामयाबी तो होती ही होती है, वो ड्रामा भी कामयाब हो जाता है। जी क्योंकि ड्रामे की कामयाबी एक अच्छे हिदायतकार और अच्छे अदाकारों पर बहुत ज्यादा बुननी करती है। जी जी। जी। तो ये बताएं कि आपकी तहरीर रीडर को किस तरह से इंस्पायर करती है? मुझे तो मेरे असल में इस बात का थोड़ा सा अ, अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मुझे खुद अपने वो ड्रामे ज्यादा पसंद आते हैं जिसके शोज ज्यादा होते हैं।
अगर जी, एक ड्रामा लिखा गया और वो फिर वो आपकी दराज में पड़ा हुआ है, तो उससे ज्यादा बदबूदार चीज दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये वर्जीना वुल्फ ने कहा है कि दुनिया की जी। सबसे बदबूदार और मकरूह चीज ड्रामे की वो स्क्रिप्ट है जिसे स्टेज का मुंह देखना नसीब ना हो। बहुत, तो बहुत उम्दा बात कही आपने, बहुत हाँ उम्दा तो बात कही। हाँ तो मुझे लगता है कि वो ड्रामा जिसके शोज ज्यादा हों, वो जो है वो ज्यादा अच्छा ड्रामा है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ में डायलॉग कर रहा है, जी, ज्यादा जी, लोगों के साथ में मुकालमा कायम कर रहा है। तो वो जी। ड्रामा ज्यादा अच्छा है। और मुझे ये भी लगता है, मुझे अपने ड्रामों से कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत है ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ड्रामा लिखा है, और अगर वो ड्रामा जैसे ही मैंने लिखा है, जैसे ही वो ड्रामा डायरेक्टर के पास चला जाता है, तो असल में मैं जो है वो जीरो हो जाता हूँ। फिर वो ड्रामा जी, जो है वो डायरेक्टर एक्टरों के साथ उसको दोबारा रिराइट करता है। सही, सही फरमाया आपने। और एक्टर जो है वो फिर ऑडियंस के साथ में मिलकर उस ड्रामे को दोबारा लिखता है। तो मुझे ये लगता सही है कि फरमाया। एक ड्रामा जो है वो कई प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है ना गुजरता है। तो ओरिजिनल ड्रामे की अक्सर उर्दू वाले लोग थोड़ा सा स्टेरियोफोनिक साउंड लगाकर जो है बात करते हैं, ओरिजिनल ड्रामा, ओरिजिनल ड्रामा। ओरिजिनल ड्रामा मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल ड्रामा मतलब है, लिखा जाना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, उसकी अपनी बिल्कुल वो है। लेकिन मुझे लगता है ड्रामे का होना सबसे बड़ी बात है। ड्रामे नहीं, नहीं। का फैला जाना बहुत बढ़िया था, और वो ऑडियंस के साथ में डायलॉग कायम करे। अगर वो ऑडियंस के साथ में डायलॉग कायम नहीं करता, तो आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में जो है वो अगर आपके मेज की दराज में पड़ा रहता है, तो उसका कोई मतलब और मानी नहीं होता। आप अपने कुछ ड्रामों के नाम, ऐसे ड्रामों के नाम बताएं जो ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और आपको एक दिली खुशी हुई कि आपने अपनी तहरीर के जरिए ऑडियंस के दिल को छूने में कामयाबी पाई है। जी जी। असल में जैसे अभी एक ड्रामा था जिस वक्त नियाजी साहब के साथ में, क्योंकि नियाजी साहब जो थे पहले से ही एक एस्टेब्लिश राइटर थे, और जब हम दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग मस्जिदें बनानी शुरू की, तो उस वक्त पर अच्छा। मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 1.5 ईंट भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बैकड्रॉप नहीं था। तो वो पल मेरे लिए जो थे ना बड़े मुश्किल गुजरे थे, कि मुझे एज ए राइटर जो है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता था कि नियाजी साहब राइटर हैं, शायद जलियांवाला बाग भी इकबाल नियाजी साहब ने ही लिखा होगा। नहीं तो अच्छा। हाँ, लेकिन और ये बात एक हद तक सच भी है कि जलियांवाला बाग में, क्योंकि वो मुझसे सीनियर थे, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा स्ट्रांग था। और लेकिन बाद में जब मैंने अपने तौर पर जब ड्रामा लिखना है, तो मेरा पहला ड्रामा, मैंने फुल लेंथ ड्रामा जो है सादत हसन मंटो की हतक कहानी है, हाँ जी। उसके कहानी को नहीं, उसके किरदार को बुनियाद बनाकर मैंने लिखा था, जिसे सगीर अहमद चौधरी ने पहले डायरेक्ट किया था ओनेक के तौर पर। फिर उसके बाद में जो है विठल जादव नाम के एक मराठी डायरेक्टर थे, उन्होंने। तो वो ड्रामा जब स्टेज हो रहा था और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो मेरे लिए जरा बिल्कुल ये एक ऐसी बात थी। मैं भी नया नया मुसलमान हुआ था, एज ए ड्रामे के तरीके से अच्छा। लोगों की जो जी। लोगों के रिस्पॉन्स से जो है ना, मुझे काफी ये एहसास हुआ कि हाँ यार, ये ड्रामा जो है मतलब मैं कुछ लिख रहा हूँ जिसको लोग जो है मेरे लिखे हुए शब्दों को और एक्टर जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कुछ जादू जग रहा है। एक और ड्रामा जादू था चल जिसका ना, हाँ हाँ, जिसका नाम था जयंती लाल। रहा। ये अच्छा। हाँ, ये ड्रामा मैंने जब वन एक्ट प्ले के तौर पर लिखा था, और जिस हम्म, तरीके से इप्टा के ड्रामा कंपटीशन में खेला गया था, और उस वक्त हम्म, पर जो एक सीधी सादी रोमांटिक कहानी थी, और इप्टा में अक्सर जो है वो थोड़े से लेफ्ट विचारधारा की और स्ट्रॉन्ग हाई वोल्टेज ड्रामा जो होता था, वो ड्रामे जो है वहाँ पर ज्यादा कंपटीशन में बाजी मारते थे। लेकिन ये जी, ड्रामा जो है सादी एक लव स्टोरी थी, और जी, उस ड्रामे को जो है काफी अच्छे तरीके से सराहा गया। हालांकि इसमें सराहा जिस गया, उसमें भी शायद स्क्रिप्ट का जितनी भागीदारी नहीं थी जितनी उसको प्रोडक्शन बहुत अच्छा बना था। इतना अच्छा प्रोडक्शन बना था कि वो ड्रामा मेरे लिए जो था गुजराती थिएटर में एंट्री का एंट्री पास बन गया था, कि वो प्ले खत्म होने के बाद ही जो है एक गुजराती प्ले के प्रोड्यूसर आए, और उन्होंने जो है मुझे उसी वक्त पर जो है
एक चेक दे दिया कि भैया मेरे ये ड्रामे के राइट्स मैं खरीद रहा हूँ। और क्या उस बात जमाने है। में, हाँ, और वो उस जमाने में उन्होंने मुझे जो है 20,000 रुपए का चेक दिया था। बहुत बहुत तो मुबारक आपको हाँ, भैया। तो ये बात जो थी, मतलब यानी मेरे लिए जो थी इस पूरी बात में कि यार आपने जो लिखा है, उस लिखे हुए को जो है लोग जो है मतलब उसके इतने पैसे मिल रहे हैं। और चूंकि हम कोई बहुत पैसों के ढेर पर नहीं जन्मे हुए थे, काफी जी एक मिडिल जी क्लास जी फैमिली से आए हुए थे, और ये इतनी बड़ी रकम वाकई जब हम थे तो एक बड़ी रकम थी उस तरीके से। जी जी। तो बहुत। काफी उसने हौसला दिया और एक अंदर से एक हिम्मत बढ़ाई है। जी, जी। तो बहुत अच्छा मेरे लग रहा है, मतलब कि आपने बहुत अच्छा जुमला कहा कि आप जब नए-नए ड्रामा निगारी के फील्ड में आप नए-नए मुसलमान हो रहे थे और उस वक़्त आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों ने आपके लिखे ड्रामों को पसंद करना शुरू किया और आपको कॉपीराइट मिलनी शुरू हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है असलम साहब, क्योंकि आमतौर पे मेरा मानना है कि हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का ड्रामा निगार बड़ा गरीब होता है। जी, जी, उसे मिलते नहीं है, लिखने के कुछ मिलते नहीं है। जी, जी, ये तो लेकिन बिल्कुल सही आपकी है। शुरुआत बहुत अच्छी रही। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ असलम साहब कि आजकल का जो दौर चल रहा है, जी, इसमें लोग बड़े खुदगर्ज हो गए हैं। एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ नहीं देते हैं, अपना जब मतलब होता है, तब वो असलम भाई या उमा झुनझुनवाला नाम शायद प्रोनाउंस कर रहे हैं, और नहीं तो कैसा असलम परवेज़ और कैसी उमा झुनझुनवाला, इस तरह के जुमला कहने वाले लोगों को हमने अपने कानों से सुना है, आँखों से देखा है। तो आपको लगता है ये जो ये जो एक सेल्फिशनेस लोगों में आई है, लोगों के अंदर के जज़्बात सिमट गए हैं, तो जो ड्रामे हैं, हमारे लिखे हुए ड्रामे, आपके लिखे हुए ड्रामे, वो लोगों के अंदर जज़्बात पैदा कर सकता है? असल में दो बातें, आपकी बात से दो बातें लगती है। एक तो पूरे दौर की बात आप कह रही हैं कि दौर जो है वो एक ऐसा हुआ है कि लोग सेल्फिश हुए हैं। जी, शायद ये एक हद तक बात दुरुस्त भी है, लेकिन आदमी बुनियादी तौर पर खुदगर्ज रहा है। हम सब जी, लोग जो है ना ड्रामे करते हैं तो हमारे अंदर भी एक लालच होता है कि ड्रामे को लोग देखने आए, और तो हम सब बेसिकली खुदगर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस पूरे जो मौजूदा हालात है उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे होती है वो ये है कि लोग बड़े सुपरफिशियल हैं, लोग बहुत जी, सतही हैं। तो जी। आदमी का एक नाकाम ड्रामा लिखना जो है वो इतना बुरा नहीं है, एक बुरा ड्रामा लिखना भी बुरा नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन एक सुपरफिशियल ड्रामा लिखना, एक सतही बात करना, सतही हो जाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बद्दुआ लगती है मुझे। और जी, आजकल मैं देखता हूँ कि हर जगह है ना गमले की खेतियां होती है। सही कहा। मतलब सारे, मतलब है ना, आप एक बात पे लोग है ना कट कॉपी पेस्ट वाला मामला ज्यादा चलता है कि अगर सही। एक सब्जेक्ट पे मुझे करना है तो मैंने उस सब्जेक्ट पर जो है वो इंटरनेट पर चला गया, उसमें से सारी तफसीलात निकाल ली और उसको मैंने सही, कट कॉपी पेस्ट करके जो है उसको चस्पा कर दिया, और उसमें कुछ चीजें जो है खतखंड ने उसको बना के जो है एक अपनी एक थाली परोस दी आपके सामने। जी, और जी, हैरत की बात है कि लोग जो है इस बात पर शिकायत भी नहीं करते। मैंने बहुत बुरे बुरे पृथ्वी ड्रामों पर जो है ना लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए देखा है। तो जी, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा ड्रामा या एक अच्छी तहरीर या एक अच्छा साहित्य का नमूना, अगर उसकी आप उसको अगर आप नहीं सराह रहे हैं, उसको अगर आप, तो ये अपने आप में इतनी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक सतही और सुपरफिशियल चीज को अगर आप बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और इससे हमें बचना चाहिए। और अगर कोई एक आदमी अगर सतही लिख रहा है तो उसको टोकना चाहिए कि वो बहुत आदमी, सही कहा आपने कि उसे टोकना चाहिए। आप ये बताएँ असलम साहब कि आपने इतने ड्रामे लिखे हैं, आप अपने लिखे ड्रामों को कहाँ पाते हैं? ये जो सुपरफिशियल की बात हम कर रहे हैं, ये जो हम जज़्बातों की कमी की बात कर रहे हैं, ये जो हम खुदगर्ज़ी की बात कर रहे हैं,
ये हम जो मतलब कि एक ऐसे ड्रामे, एक ऐसे प्लॉट की बात कर रहे हैं जिससे हमारे समाजी लेन-देन नहीं, समाज का लेन-देन नहीं हो, हमारी अपनी बात नहीं हो। इस तरह के ड्रामे लिखे जा रहे हैं और आपने सही कहा कि ये एक बद्दुआ जैसा है। आप अपने लिखे ड्रामों को किन खानों में रखना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत अच्छे और बहुत शानदार और जानदार ड्रामे लिखे हैं। मैंने पहली बात तो ये कि मैंने कुछ लोग हैं जिनको अपने ड्रामा कॉम्पिटिशन में कुछ ड्रामों में हिस्सा लेना होता है। तो जनरली लोगों को लिखे हुए ड्रामे मिलते नहीं हैं, या जो ड्रामे लिखे हुए होते हैं उनको परफॉर्म करने के उनके पास उतने साधन या वो चीज़ें नहीं होती है कि उस ड्रामे को पेश करें। तो इसलिए जी। अक्सर लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि भैया हमें कोई ड्रामा लिख कर दीजिए। अब लोग करते हैं और मैं उनके लिए ड्रामा लिख देता हूँ। इस बार मेरे ज़्यादातर वन एक्ट प्लेस जो है वो इसी तरीके से लिखे गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि चेतन दातार जो है मराठी थिएटर का काफी बड़ा नाम है। जी, उनका पिछले दिनों देहांत हुआ था। उनके साथ जब मैंने एक प्ले किया था दस्तक नाम से, जी, उनके एक स्टूडेंट्स थे दीपक राज अध्यक्ष। जी, दीपक राज अध्यक्ष जब अपना प्ले करने लगे तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार मेरे लिए एक प्ले कीजिए। तो मैंने बोला आप खुद ओरिजिनल कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट है, या मैंने जो कुछ सोचा हुआ हूँ उस पर कोई प्ले लिखूं? तो जी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं असल में बादल सरकार का बियॉन्ड द लैंड ऑफ अट्टामल है, उस पर करना हुँ, चाहता हूं। तो मैंने उनको वो प्ले करके दिया। उनके प्ले के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था कपिल भूपटकर। हुँ, उनके लिए हुँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जब उनके पास डायरेक्शन की लगाम आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप मेरे लिए कोई एक प्ले लिख के दीजिए। उनके लिए फिर मैंने एक प्ले लिख के दिया। उसके बाद उनके एक असिस्टेंट थे जिसका नाम था प्रियदर्शन जाधव, जो आजकल मराठी थिएटर में और मराठी फिल्मों का काफी एक नाम है। चोरीचा मामला हुँ, नाम से भी एक उनकी एक मराठी फिल्म रिलीज हुई जो जिसको काफी सराहा गया। तो हुँ, उनके लिए फिर हुँ, मैंने प्ले लिखा। उनके लिए मैंने कई प्लेज लिखे, कई मतलब हुँ। 7-8 प्लेज लिखे। उनके बाद उनका एक असिस्टेंट था। तो कहने का अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, वो सब मेरे, अगर मेरी बेटियों से भी उम्र में छोटे हैं वो लोग। जी, लेकिन मैं जी। सिर्फ ये कर लेता हूँ कि भैया उनसे थोड़ा सा एक डायलॉग बना सकूं, वो क्या चीज चाहते हैं, वो किस चीजों को वो करना। तो इस तरीके से जो हुँ, है मैंने ड्रामे लिखे, और वो ड्रामे लिखे गए। अब भी कहीं होता है तो किसी को जरूरत होती है तो वो ले जाता है। कई लोग जो है ड्रामे कर देते हैं, उसको इन्फॉर्म भी नहीं करते। मैं कोई शिकायत नहीं कह रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि वो इन्फॉर्म भी करें, नाम दे दे नहीं दे नहीं दे। मैंने तो वो ड्रामा लिखा, उस ड्रामे का परफॉर्मेंस मैंने देखा और मैं आसूदा हो गया। मुझे उस बात से बहुत ज्यादा इस बात की वो नहीं है कि भैया मेरे ये ड्रामा जो है उस पर जी, मैं कोई जी, सांप मुझे बनकर चुगली मारकर बैठ गया हूँ। जी। जी, नहीं मुझे आपकी बात से जो भी बात सामने निकल कर आई कि इसे ये बात तो समझ में आ रही है कि आज की जो पीढ़ी है, वो हमारे कल्चर और अदब को लेके अवेयर है। वो हमारे लिखे ड्रामों को लेकर इंस्पायर भी होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि फिर उस ड्रामे को कोई और तीसरा, चौथा या 10वां खेलता और वो खबर तक नहीं करता, तो मुझे लगता है कि ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, इसे रोकने की ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है। असलम साहब ये बताइए कि मराठी में तो हमारे बंगला की तरह रंगमंच थिएटर की ना एक बड़ी मजबूत रवायत है। मुंबई में आप उर्दू थिएटर से भी जुड़े हैं और गुजराती थिएटर से भी जुड़े हैं। वहाँ पे उर्दू थिएटर का क्या मयार है? असल में मुझे थोड़ा सा थिएटर और ड्रामे का थोड़ा सा फर्क को मुझे लगता है समझना चाहिए। उर्दू थिएटर नाम की कोई चीज जो है बॉम्बे में नहीं है, पहली बात। ऐसा मेरा जी, मानना है। हो सकता है कई लोग नाराज भी हों इस बात को लेकर। मैं ऐसा अच्छा, समझता हूँ कि नाटक जो है वो दो लोगों से होता है, रंगकर्मी और रंगदर्शक। अगर रंगकर्मी है और रंगदर्शक है, अगर मैं उर्दू का आदमी हूँ और मैं ड्रामा कर रहा हूँ और मेरे सामने बैठी हुई ऑडियंस भी उर्दू की है, उर्दू मुहावरे से वाकिफ है, उर्दू जुबान से वाकिफ है, उर्दू कल्चर से वाकिफ है, तो उर्दू थिएटर कायम होगा। वरना अभी जावेद सिद्दीकी साहब है, नादिरा बब्बर है, सागर सरहदी, ये लोग ड्रामे करते हैं, ये लोग उर्दू जानते हैं, उर्दू के लोग हैं। लेकिन ये जो ड्रामे करते हैं वो उर्दू थिएटर नहीं, नहीं वो उर्दू ड्रामा वो करते हैं। वो ड्रामा जो है वो, चूंकि उनकी जुबान उर्दू, वो उर्दू उर्दू में ज़बान सोचते में हैं, है। वो जी, उर्दू में जी। सोचते हैं। लेकिन जब तक हम उर्दू थिएटर नहीं बना सकेंगे, ऐसे लोग नहीं जमा कर सकेंगे। मैं तो हिंदी के लिए भी कहता हूँ, बॉम्बे में हिंदी थिएटर भी उस तरीके से नहीं है, लेकिन हिंदी थिएटर के अच्छा, नाम पर कई हिंदी भाषी लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पे।
ड्रामे में जो कॉलेजों में उर्दू पढ़ाते हैं वो लोग तक जो है ना उर्दू ड्रामा देखने के लिए नहीं जाते हैं। तो आप असलम क्या साहब, मैं कहेंगे? आपको बताऊं कि हमारे कलकत्ते में भी यही एकदम कमोवेश यही हाल है कि यहाँ कॉलेजों में पढ़ाए उर्दू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो खुद ड्रामे देखने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पता नहीं कौन सी मानसिकता उनकी काम करती है। दो चार जो दोस्त यारों में हमारे गिनती में आते हैं वो हमेशा आएंगे, नहीं तो आमतौर पे कलकत्ता में भी यही हाल है। उर्दू के नाम पर, उर्दू थिएटर के नाम पर जो जो आप कह रहे हैं ना, जिस लहजे में आप कह रहे हैं, बस सेम टू सेम बात हमारे कलकत्ते जी पर जी एकदम लागू होती है। जी जी जी। और असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर अब जो आदमी थिएटर करता है, अब उर्दू वाले तो आप आते नहीं है, लेकिन अगर एक ड्रामा उर्दू का ड्रामा है, उर्दू का ड्रामा नहीं समझे, उर्दू में अडॉप्ट हुआ है वो ड्रामा, उसके जो कैरेक्टर्स है वो उर्दू के हैं, तो हम्म, जैसे कि कैद हयात गालिब की लाइफ पर ड्रामा है, सुरेंद्र वर्मा का अगर वो हो रहा है, या अ, बीवियों का मदरसा ड्रामा अगर वो हो रहा है, उसमें उर्दू जुबान इस्तेमाल की गई है, तो उसको अगर हिंदी ड्रामा बोल के किया जाए तो उर्दू वालों को बड़ी मिर्ची लगती है कि यार देखिए यार ये जो ड्रामा है, नहीं सुनिए, ये उर्दू का ड्रामा है, लेकिन भैया मेरे उनको तो बेचना है यार, वो तो मतलब आप हिंदी वाले या जो लोग हिंदी जानते हैं या उर्दू वाले जी तो नहीं जाते वहां पर, बहुत जी कम लोग हैं, मतलब हम पहचान सकते हैं कि मतलब अगर रेगुलर थिएटर जैसा भी पृथ्वी थिएटर पर थिएटर और एनसीपीए में और इधर दो तीन जगहों पे जो थिएटर होता है, वहां पे हम देखते हैं कि उर्दू वाले बहुत ही कम पहुंचते हैं। जी जी जी, जब दरअसल होता ये है कि मैंने ये देखा है, ये जबान के नाम पर ना एक बहुत नेरो माइंडेड हम हो जाते हैं। अब करेक्ट। मैंने कुछ ड्रामे उर्दू के ऐसे भी पढ़े ना कि उर्दू ड्रामों में मैंने देखा कि वो एक जो ड्रामे की जो तमीज होती है, ड्रामे का जो तौर तरीका होता है, वो हमारे शायद ड्रामा निगारों में उस तरह से नहीं आ पाता। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि जो किरदार है वो एकदम हिंदी भाषी है, मान लीजिए इंदू है और जी उसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ड्रामा निगार उसे ऐसे खालिस उर्दू बुलवाता है कि वो हैरानी होगी, क्योंकि वो जमीन से जुड़ ही नहीं पाते फिर करेक्टर को। सही बात, सही बात। और ये और उसके बाद वो कहते हैं कि वे उर्दू ड्रामा हम तो उर्दू ड्रामा निगार है तो हम तो उर्दू भाषा में लिखेंगे। तो उर्दू भाषा में, उर्दू जबान में जरूर होना चाहिए, लेकिन सही बात। ड्रामे में जो करेक्टराइजेशन होता है, जो हम किरदार लिखते हैं, किरदार को जो पैदा करते हैं, वो उसी समाज, उस परिवार की भाषा, उस जबान, उस परिवार का कल्चर उसमें नजर आना चाहिए। आपने जी बहुत जी। सही बात कही। इस हवाले से मैं एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा। अ, हम्म, अ, अ, एक ड्रामा कंपटीशन हुआ था राइटिंग का, ड्रामा राइटिंग का, उर्दू और हिंदी का, जिसमें जी मैंने अपना एक ड्रामा, सुरेंद्र प्रकाश की कहानी है बनबास 82, उस जी पर मैंने वेलकम राम नाम से उसका ड्रामा स्क्रिप्ट मैंने वहां पर भेजी। तो भाव जी साहब ने मुझे फोन कर कर बुलाया और कहा कि तुम्हारा ड्रामा जो है वो सबसे अच्छा ड्रामा है, हम्म, लेकिन इसमें दिक्कत ये कि ये उर्दू का ड्रामा नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा। जो है ये तो हिंदी का है। मैंने बोला देखिए भाई, अगर राम अगर है तो वो ये तो नहीं, वो तो ये बोलेगा ना आसन ग्रहण कीजिए, वो ये तो नहीं बोलेगा कि तशरीफ रखिए। मैं बोला अगर तेलुगु में ड्रामा होगा सिकंदर आजम पर, अलेक्जेंडर पर, तो वो तो तेलुगु बोलेगा, लेकिन उर्दू और हिंदी का फर्क इतना है कि गालिब पर अगर सुरेंद्र वर्मा ड्रामा लिख रहे हैं तो वो हिंदी, उसको वो हिंदी ड्रामा है जिसमें उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अगर सही मैं राम कहा। पर ड्रामा लिखूंगा तो वो ड्रामा उर्दू का ड्रामा होगा, क्योंकि वो उर्दू, पहली बात तो वो सुरेंद्र प्रकाश उर्दू के अफसाना निगार हैं, उनके उनके ड्रामे पे मैं, उनकी कहानी पे मैंने ड्रामा बनाया है, मैं उर्दू का राइटर हूँ, तो मैंने वो ड्रामा उर्दू का है, लेकिन उसमें ऐसे अल्फाज, मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिस जो हिंदी के हैं। तो हिंदी और उर्दू का जो है आदान प्रदान जो है ना, ये आप एक इस तरीके से अलग अलग उनको दराज में नहीं रख सकते कि उर्दू के शब्द इधर रखिए, हिंदी के शब्द इधर रखिए। जी, ये मेरा भी मानना है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ कि थिएटर में उर्दू और हिंदी जबान का ये जो अंतर है बिल्कुल नहीं है, ये हिंदुस्तानी जबान है। जी क्योंकि थिएटर में जो करेक्टर की जबान होती है वो उस नाटक में उसकी जो जाति है, उसकी जो उसका जो परिवार है, खानदान है, उसके हिसाब से उसकी जबान होती है। इसलिए थिएटर में हिंदी और उर्दू जबान नहीं होती। सुरेंद्र वर्मा साहब का छोटे सैयद बड़े सैयद अगर आप लेते जी हैं तो बिल्कुल। वो हिंदी स्क्रिप्ट में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है, लेकिन जी जबान पूरी उर्दू है।
जी, जी। और वो नाटक हिंदी का कहलाता है, वो ड्रामा हिंदी का कहलाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल और हिंदी का कहलाना ही चाहिए क्योंकि वो फिल्म ज़बान वाले पूरी हिंदी उर्दू के है, राइटर हैं। जी, लेकिन जी, पूरी वो ज़बान पूरी उर्दू है। उर्दू जी, जी। हिंदी का ड्रामा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो हिंदी स्क्रिप्ट में आई। अगर ये अच्छा, ड्रामा उर्दू स्क्रिप्ट में आता, तो ये उर्दू का ड्रामा कहलाता। सिर्फ स्क्रिप्ट का अंतर है। ये करेक्ट। बात मुझे ना एक बात तो ये लगती है कि जो लोग भी जुबान की बात करते हैं ना, उर्दू और हुँ, हिंदी के बारे में ना, हुँ, उर्दू का ड्रामा, मुझे लगता है यार ड्रामा ड्रामा होता है यार। मुझे मुझे खुद भी जो है ना, मुझे ड्रामा करना था। मुझे बॉम्बे में ऐसे ड्रामे लिख डायरेक्ट करने वाले लोग नहीं मिले। जी, मुझे उर्दू से उस तरीके से मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल साफ तरीके से कह रहा हूँ। मुझे ड्रामा करने से दिलचस्पी, इसीलिए तो मैं मराठी और गुजराती में चला गया कि मुझे वहां पर जी, जो है ना एक्टर मिलते हैं, ऑडियंस मिलती है, लोग देखने वाले मिलते हैं। इसलिए बहुत मैं सही कहा। बिल्कुल मुझे ड्रामा करना था। नहीं, अब मैं उर्दू में करूंगा और अब ये तो नियाजी साहब और मुजीब खान जैसे लोगों की बॉम्बे में उनकी और मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है भैया मेरे कि मैं जो है ना लेकिन आप एक ड्रामा निगार के हैसियत से आपने जब देखा कि उर्दू में ऑडियंस नहीं है या उर्दू में काम करने वालों की कमी है, पकड़-पकड़ के लाना होता है। आप से मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि उर्दू की तहज़ीब में ड्रामा नहीं है, थिएटर नहीं है? क्यों? आज भी ऐसा असल क्यों? असल असल में ये काफी एक गहरी बहस है इस पूरी बात में। हमारे यहाँ पर जो है ना एक तो इसका उर्दू जो है अभी ऐसी सूरत हाल बनी है कि उर्दू काफी मुसलमानों की जुबान होकर रह गई और मुझे ऐसा लगता है कि जो कौम भी सवालों से डरती है वो ड्रामे से डरती है। बहुत सही कहा। ड्रामा जो है आपकी आंख में आंख डालकर बात करता है और जो चूंकि मुसलमानों की जुबान होकर टैग कर दी गई है तो इसके बोलने वाले अक्सर मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के साथ में जो मसाइल हैं वो सारे मसाइल जो है वो उर्दू ड्रामे के साथ लटक जाते हैं। और फिर वो उस बात का जो है बहुत सारा नुकसान जो है जुबान को भी पहुंच रहा है और आर्ट को भी पहुंच रहा है और उर्दू जुबान को भी पहुंच रहा बहुत बहुत उम्दा आपने कहा। असलम साहब, आपने यकबाबी ड्रामे भी लिखे हैं और फुल लेंथ ड्रामे भी लिखा है। आप ये बताएं कि दोनों ड्रामों को लिखने का प्रोसेस आपका कहाँ अलग है, कैसे है? क्या है आपका प्रोसेस? है यार। ईमानदार क्या था, मैंने ऐसा कोई प्रोसेस जो है ना क्या कहेंगे इसको कि उस तरीके से डिजाइन नहीं किया कि अभी जी। जैसे मेरे कई वन एक्ट प्लेज हैं। जैसे जयंती लाल है, वो हुँ, एक वन एक्ट प्ले था और हुँ, फिर हमने उसको फुल लेंथ प्ले किया। हुँ। उसको जो है फुल लेंथ, तो लेकिन क्यों उसको आपको ऐसी उसको ज़रूरत क्यों पड़ी कि आपने सौगंधी को भी और इसको भी, जयंतीलाल को भी आपने पहले वन एक्ट लिखा, उसके बाद आपने उसको फुल लेंथ में तब्दील किया, ये ज़रूरत क्यों पड़ी? दोनों के रीजन इसलिए थे कि जो लोग ड्रामा करने वाले हैं, देखिए जी, असल जो मोटर है ना वो ड्रामा करने जी, वालों की, जो ड्रामा जी। करने वाला राइटर जो है ना उसका एक कलपुर्जा है, उस पूरे मशीन का जो है ना एक छोटा सा कलपुर्जा है, बुनियादी कलपुर्जा है। लेकिन वो ड्रामा करने वाले अगर मुझे आएंगे और वो कहेंगे कि यार इसको है ना 4 घंटे का प्ले करते हैं, हुँ, हुँ, तो बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए अब इस पूरी बात में इसको कैसे, ये फिर राइटर के हुँ। जिम्मे आ जाती है कि वो कैसे किस तरीके से उस प्ले को जो है जो 1.5 घंटे का प्ले उसको 3 घंटे का बनाता है और क्या बना सकता है, बनाता है तो कितना कामयाब होता है, कितना, ये एक अलग बहस है पूरी उस जी, पूरी जी। बात के लिए। लेकिन असल चीज ये है कि ड्रामा देख करने वाले और ड्रामा देखने वाले क्या इसके लिए तैयार हैं। अगर ड्रामा देखने वाले और ड्रामा करने वाले इस बात के लिए तैयार हैं तो कोई भी वन एक्ट, मतलब कोई भी वन एक्ट की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हुँ, हुँ। वन एक्ट प्लेस को आसानी से फुल लेंथ प्ले किया जा सकता है। जी, बिल्कुल किया जा सकता है। जी। कुछ वन एक्ट प्लेस हैं जो वन एक्ट प्ले, जैसे अभी शफात खान साहब का एक प्ले था कफ, कफ और कंटाला, क क नसीब प्ले का नाम था क। वो प्ले अच्छा, पर अभी मैंने फुल लेंथ प्ले देखा तो मुझे जितना अच्छा वन एक्ट प्ले की जो तासीर थी वो जी। पूरी जो है ना वो खत्म हो गई। वो जो है वो उसकी जो शार्पनेस थी उस प्ले की वो खत्म हो गई। लेकिन बम्बई के कौवे उन्हीं का एक प्ले है जो वन एक्ट प्ले में जितना अच्छा लगता है उतना ही मजा जो है फुल लेंथ प्ले में आता है। ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि ड्रामा जो है वो रबड़ की तरह उसको खींचा गया है, या असल में यही तो हम सारे ड्रामा करने वालों का काम ही यही बात का है ना कि जी, हम जी, जी। उसको आपकी इस ठोक बात के से बराबर कर। मुझे एक बड़ा अच्छा-सा, मीठा-सा सवाल मेरे ज़हन में कौंधा है। ड्रामा लिखना और ड्रामा करना,
दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी। आप थोड़ा-सा बताएँ, आप जी। इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं मुझे लगता है कि ड्रामा लिखना और ड्रामा करना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। हमारे लिए हमारे यहाँ ये हुआ है कि राइटर जो है ना एक अलग कमरे में बैठकर एक हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट बनाता है और फिर वो जाकर विंग में खड़ा होता है और फिर उस बात पे एतराज़ करता है कि मैंने ये सीन ऐसा नहीं लिखा था यार, ये आपने तो मेरे सीन को वो कर दिया है। मुझे ऐसा लगता मैंने जितने सारे प्लेज़ लिखे हैं मराठी में और गुजराती में ख़ास तौर पर, वो हम अच्छा, पहला सीन और दूसरा सीन लिखते हैं, रिहर्सल शुरू हो जाती है। पहले एक ड्रामे के सिनॉप्सिस बना लिए जाते हैं और जी। फिर उसके बाद जब पहला दूसरा सीन की रिहर्सल शुरू होती है, वो रिहर्सल हम रेगुलर अटेंड करते हैं। हम बिल्कुल हुँ, रेगुलर अटेंड करते हैं, हम उस कैरेक्टर को देखते हैं कि कैरेक्टर किस तरीके से आकार ले रहा है और फिर जी, हमारे बनाए हुए सिनॉप्सिस में से जो है हम उस पूरी चीज़ को जो है बनाते हैं। जैसे कि एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, तो वो जी, बिल्कुल जैसे कोई डब्बा बनाता है वैसे नहीं बनता है, वो कुम्हार के हाथों से लग-लग कर जो है चीज़ें किस तरीके से आकार लेती हैं, तो वो किसी जी, मशीन में जिस तरीके से डब्बे बनते हैं उस तरीके से नहीं बनते हैं प्ले। एक मिट्टी बनाने वाले की तरीके से जो है आकार लेते। जी, तो हमारे जी, मतलब जी, मैंने तो उसी तरीके से प्ले लिखे। मैंने कई वन एक्ट प्लेस भी जो है मैंने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर जो है ना जी। रेहन के बाद में बाहर आके जो है ना यार ये इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इसको इस तरीके आपकी ये कैंटीन की बात से मुझे एक वाक़या याद आया। जी, हमारे दोस्तों में से एक हुआ करते थे, हैदर अली। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जी, ईश्वर जी, उनकी रूह को सुकून बख्शे। वो न कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम एक साथ जब थे, तो वो कैंटीन में बैठ के हैदर नाटक लिखते थे और हम उसकी रिहर्सल करते थे। उसके 2-3 ड्रामों में मैंने काम किया था और कालकोठरी था और एक तीसरा जोकर। तो यूनिवर्सिटी से हमने खड़गपुर आईआईटी में उसको हम एक कॉम्पिटिशन में गए थे। ये मैं आपको बता रही हूँ 91 की बात बता रही हूँ। तो जी, 91 में उस ड्रामे को लेकर हम आईआईटी खड़गपुर गए थे और वहाँ पे हैदर के इस ड्रामे को बेस्ट प्ले राइट का अवार्ड भी मिला, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, अज़ल को बेस्ट एक्टर का। तो ये कैंटीन वाली बात से मुझे ये वाक़या याद आया हाँ, और मैं हैदर तो याद आपको आया। मैं अगर कोई चीज़ मिस करता हूँ मैं अगर कोई चीज़ मिस करता हूँ, तो वाक़ई एकजुट में जैसे हम एकजुट मैं एकजुट में तकरीबन 8-10 साल तक मैंने काम अच्छा, किया है और उनके लिए नादिरा जी के लिए तकरीबन 5-6 प्लेज़ मैंने लिखे हैं और अच्छा। लगभग उनके एक ज़माने में तो उनके सारे प्लेज़ में जो है, वो नादिरा जी मुझे ज़बरदस्ती जो है बाजी, ज़बरदस्ती जो है ना क्या बात है! किसी न किसी यानी आप मैं कह सकती हूँ कि अ, आप मुंबई के बहुत ज़्यादा वेल नोन्ड या फिर वेल सेल्ड जो बहुत ज़्यादा कमाने वाला अगर ड्रामा निगार है तो वो असलम परवेज़ है। नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझसे ज़्यादा लोग कमाते हैं और लेकिन ठीक है मगर मुझे मुझे सिर्फ़ ये लगता है कमाना-वमाना तो बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। असल चीज़ ये है कि मैंने अपने थिएटर के जर्नी को है ना बहुत एन्जॉय किया और जी, इवन जी, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। एकजुट में जो पल बिताए हैं, जो हुँ, मतलब जो रिहर्सल होती थी और सारा जो वो सारे लोग मुझे नहीं लगता शायद हर एक हम जब कॉलेज में होते तो हमें लगता हमने कॉलेज में जो पीरियड बिताया है, वो बड़ा जी। शानदार था, आज के लड़के कहाँ करते होंगे? सभी लोग करते होंगे, 100% सभी लोग करते होंगे। अगर लेकिन नादिरा जी ये ये देख रही होंगी तो वो खुश हो रही होंगी और नादिरा जी तक मेरा भी सलाम पहुँचे। जी, जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप उनके बारे में। जी, असलम भाई ये बताइए कि आज जो मीडिया में वेब सीरीज जिस तरह से छाया हुआ है जी। उसमें आप ड्रामे की अहमियत क्या देख रहे हैं? क्या अब ड्रामे की अहमियत रह गई है? अ, असल में बेसिक बात तो ये है कि मुझे जो है ना वेब सीरीज़ एक अलग मीडियम है जी, और नाटक जो है वो एक अलग मीडियम है और जी, अब यही है कि मैं मुझे अभी पिछले दिनों ही ऐसे ही वेबिनार में एक बार गुफ्तगू चल रही थी तो मैंने यही बात कही कि हम जब नाटक देखते हैं और जब एक लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं और परफॉर्मेंस करके जब हम बाहर निकलते हैं तो वो जो एक सैरी होती है वो एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस ऑनलाइन परफॉर्मेंस को देखकर कैसे मुमकिन है? ये तो ऐसा जी। हुआ कि रोटी की तस्वीर देखकर जो है ना पेट भरने वाली बात है, कि सही है, आपने एक एकदम रोटी सही। की एक बहुत अच्छी तस्वीर देख ली पकवान की और आपका पेट भर गया। लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन इसी के साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अदब का मामला जो है या आर्ट का जो मामला है, वहाँ सिर्फ़ रोटी निगल कर ही पेट नहीं भरा जाता है।
बिल्कुल सही। हर एक मीडियम के अलग तकाजे होते हैं, उसको एंजॉय करने के भी अलग अलग मीडियम से अलग अलग तरीके हैं, सलीके हैं, बिल्कुल करीके हैं, जो आप उस तो हो सकता है शायद हम एक नया अभी एक स्पेस खोज रहे हैं, हो सकता है कि कोई नई बात जो है हम इस पूरी बात में, तो मैं इस पूरी चीज को रद्द नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी। बात तो यही है कि दादी अम्मा के साथ में बैठकर कहानी सुनने का जो मजा था, नहीं समझा, वो मजा जो है आप अभी आज के टीवी सीरियल में कैसे पाएंगे? मैं तो नहीं पाता हूँ। जी। नहीं, देखिए इस बात को तो मैं भी मैं एग्री कर रही हूँ, मैं इससे इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि ऑनलाइन थिएटर नहीं हो सकता, किसी भी हाल में। आप थिएटर ना करें वो बेहतर है, ऑनलाइन थिएटर नहीं हो सकता, ऑनलाइन गुफ्तगू हो सकती है जो हम कर जी रहे जी हैं, या हम जी स्क्रिप्ट रीडिंग कर सकते हैं। जी लेकिन हम थिएटर दिखा नहीं सकते। थिएटर का मतलब होता है मंच का होना। वहाँ पे जी लाइट होंगी, वहाँ पे साउंड होगा, वहाँ पे सेट होगा और वहाँ पे लाइव एक्टिंग होगी। अब ऑनलाइन थिएटर में क्या होता है, हम अपना वीडियो दिखा दें, तो वीडियो जी दिखाना या वेब सीरीज़ देखना या कोई टीवी सीरियल देखना, किसी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है फिर। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसलिए ऑनलाइन थिएटर तो नहीं हो सकता, इसको तो मैं पूरी तौर पे खारिज करती हूँ। जी मैं स्क्रिप्ट रीडिंग सुना सकती हूँ, हमने सुनाने का काम शुरू किया है। हम जी रीडिंग हम नाटकों की रीडिंग कर रहे हैं, सही लेकिन सही। मुझसे जो कुछ लोगों ने कहा, आप अपने नाटक हमें दे दीजिए, हम दिखाएंगे। और क्या बोलते हैं, बुक माई शो में हमें पैसे मिलेंगे और हमारे ड्रामे दिखाए जाएंगे। मैंने इसके लिए टोटली मना कर दिया कि नहीं, ऑनलाइन थिएटर नहीं हो सकता। जी जितनी भी खराब स्थितियाँ आएँ, कुछ दिनों में हालात सुधरेंगे, हम फिर मंच पे जाएँगे। ये बताइए कि 2001 से, क्योंकि 1999 एक सदी खत्म हो रही है, 2000 के बाद जब एक नई सदी की शुरुआत हो रही है, तो 2001 से 2020, इन 20 वर्षों में आपने ड्रामा निगारी में क्या-क्या बदलाव देखे? ये जैसे हिदायतकार आपकी कहानी लिखने में क्या बदलाव आए हैं? ये कैसे ये ये हाँ, ये शायद मैंने बात कह चुका हूँ, और मेरा काफ़ी एक थोड़ा-सा मतलब मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इस पूरी बात के लिए, कि लोग जो है ना मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि सब जी, चीज़ें जो है ना लोगों को रेडीमेड चाहिए। अभी मैं जी, देखता जी, हूँ, क्योंकि और इसके कसूरवार हम ही लोग हैं, हम लोग हैं ना, हमारी जनरेशन। जी, हम जब हम वो जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जो 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पढ़कर पास हुई है। बिल्कुल सही। हमने किताबें नहीं पढ़ी। हमसे पहले जो लोग इम्तिहान दे रहे थे, ज़िंदगी के भी और स्कूलों के और तालीम के भी, वो रेफ़रेंस बुक तक पढ़ लेते थे। आज की तारीख में जो है, इंतज़ार हुसैन ने कथा सरित सागर ऐसे ही नहीं पढ़ लिया। उन कसासुल अंबिया ऐसे ही नहीं पढ़ ली थी उन्होंने। उन्होंने जो कुछ चीज़ें हासिल की, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, हमारा मसला ये है कि हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें अपने मतलब की चीज़ें पढ़नी है। हमें क्या चीज़ काम आ सकती है, हमें वो पढ़ना है। तो हम बिल्कुल 21 सही। सवालात जो 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, उसमें से आएँगे ना 10 सवालात। अब बहुत सही, बहुत सही। हमसे बाद वाली जो जनरेशन आई है, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, उनके पास हमसे कम समय है। जितना समय हुँ, हमारे पास है, तो उनके पास और कम समय है। तो उनको जी, तो वो चाहिए कि जो सवाल आने हैं ना, वही पढ़ना है। तो जी, इसके लिए ना वो लाइब्रेरी में नहीं जानी है उसको। हम जब जी, लाइब्रेरी में जाते थे, तो 10 किताबें खोजते थे, तो 1 किताब काम की मिलती थी। बिल्कुल, अब तो बहुत जो है उम्दा। ना, आपने टाइप किया जी, जी। चीज़ें, आप उसमें वो निकाली, और ये सिर्फ़ है ना रिसर्च। आप बहुत उम्दा बात कह रहे हैं, आप बहुत उम्दा कह रहे हैं। और देखिए अभी हमारे एक दोस्त ने लिखा भी है कि अली सरदार जाफ़री का एक लाइन याद आ रही है, रंग सफ़र की इस गुफ्तगू पर, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। जी, 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 आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, हम बात से बात निकाल रहे हैं और असलम जी, साहब बहुत उम्दा कह रहे हैं और सारे प्रश्नों का इतना खुलकर, इतने अच्छे से जवाब दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आज की पीढ़ी इस इंटरव्यू को जब देख रही होगी, तो उनके लिए ये इंटरव्यू एक सबक होगा, वो बहुत सी बातें सीख रहे होंगे। आपके बारे में एक खास बात मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपने तमाशा थिएटर के लिए तमाशा थिएटर के लिए उर्दू रीडिंग प्रोग्राम को आपने कंडक्ट किया था, जिसमें
पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोग्राम आपने किए। प्रेमचंद से लेकर नए लिखने वाले फनकारों को आपने इस प्रोग्राम में जगह दी। तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ जी। सुनने वालों को कि ये प्रोग्राम जो था वो किस नौइयत का है? नाज़रीन ने इसे किस रूप में लिया? इसमें शामिल फनकार किस तरह के थे? थोड़ा-सा इस बारे में जी, सबको बताएँ। जी, जी। तो उर्दू रीडिंग असल में सुनील शानबाग का तमाशा थिएटर स्टूडियो है। सुनील जी जो हैं वो टेक्स्ट पर ज़्यादा काम करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि टेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस में जो है बहुत सारा टेक्स्ट जो है ना खो जाता है। तो जी, टेक्स्ट जो है वो कम से कम आप लोगों तक जो है उनके हवाले करें जो टेक्स्ट लिखा है। जी, अगर प्रेमचंद ने, मंटो ने, बेदी ने, कृष्णचंद्र ने और जितने भी सारे हैं इसमें चुगताई ने और जितना सारा उर्दू के ही नहीं हिंदी के ड्रामे भी जो टेक्स्ट है तो वो जनरली परफॉर्मेंस पे जो है उनका जोर बहुत ज्यादा नहीं होता है। ड्रामेटिक रीडिंग करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करते। जी, और जी, इस सिलसिले में ये हुआ था कि हमने ये शुरू किया था सबसे पहले कहानी का सीरीज शुरू की थी हमने। तो प्रेमचंद से लेकर साजिद रशीद तक जो है जितने सारे लिखने वाले थे हमने उन सब की जो नुमाइंदा कहानी है उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है जो एक्टर्स थे उनसे वो उसको देखकर पढ़ते थे लेकिन कई ऐसे थे जो उनको याद कर लेते थे लेकिन वो देख कर पढ़ते थे। लेकिन इसमें जी, जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था वो ये होता था कि एक्टिंग जो है वो बहुत काबू में रहे जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको। और मजे की बात ये थी कि हमारा ये शो जो था तमाशा का जो है वो इतना हिट हुआ, मतलब अक्सर जो है उसके ऑनलाइन पर ही जो है ना वो बुक माई शो में ही फुल हो जाता था। और जी, जी, अ, लोग जो है टिकट खरीद कर वो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि वो एक छोटे थिएटर में होता था और हम चाहते भी नहीं थे कि बहुत बड़ा थिएटर बहुत ज्यादा लोग देखने के लिए आए। और अक्सर लोग आते थे जो जनरल ऑडियंस नहीं होती थी, वो ऑडियंस जी, होती थी जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं थिएटर सिनेमा और एक्टिंग और आर्ट और उससे। इस सिलसिले में जब हमने एक बार सलाम भाई को बुलाया था एज ए गेस्ट करके तो जी, सलाम जी, सलाम मिर्ज़ा ने ये बात कही वहां पर कि इतने मतलब हम अ, बॉम्बे में नशिस्तें करते हैं उर्दू वालों के बीच में तो हुँ, लोग फ्री में होता है लेकिन लोग आते नहीं है। हुँ, हुँ, और यहाँ पर लोग टिकट देकर आ रहे हैं, ना सिर्फ दिलचस्पी से सुन रहे हैं बल्कि सवालात भी कायम कर रहे हैं और क्या एक बात है! ओपन डिस्कशन जो है होता होता रहा। तो हमने ये इसमें जो है 3 सेशंस में इस पूरी बात को किया था। अब तक उसके 3 सीजन हो चुके हैं। क्या बात एक तो हमने ये किया था कि अलग-अलग फॉर्म्स को लेकर किया, जैसे खुतूत पर किया, मरसिए पे किया, इंशाइयों पे किया, तंज़ो है! मज़ा पे किया, खाका निगारी पर किया, फिर हमने कहानियों पर किया था एक पूरा सीजन। और अब उसके हुँ, बाद हमने सब्जेक्ट वाइज जो है हम कर रहे हैं, जैसे कि कभी गालिब को ले लिया, कभी मंटो की औरतें औरतों का मंटो, कभी हुँ, मंटो और बम्बई, उर्दू अफसाना और बम्बई, फसादात और उर्दू अफसाना, कश्मीर और बहुत उर्दू अफसाना। तो इस हवाले से जो है ना दिल्ली और उर्दू कहानी, दिल्ली और उर्दू हुँ, अदब, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर जो है हमने किया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये मामला रहा। और इवन मैं अभी जितना थोड़ा बहुत जो है इतनी बेसाख्तगी से आपसे बात कर पा रहा हूँ उसकी वजह जी, यही है कि ये थोड़ा सा वहाँ कंडक्ट करते करते मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागा है। वरना तो अक्सर जो है कहीं पर भी कोई सामने बात करने के लिए जब 10 लोग सामने हो जाएं तो वही हालत जी। होती जो मैथ्स का एग्जाम देते वक्त पे होती थी कि पेट में एकदम गुड़गुड़ सा होने लगता था। बहुत, बहुत, बहुत उम्दा कहा आपने असलम साहब। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और हमारे नाज़रीन मुझे पता है कि इस बातचीत का लुत्फ़ उठा रहे हैं और सिर्फ़ लुत्फ़ ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि जितनी नई बातें नहीं, जो बातें हम जो कोरोना से पहले दरअसल क्या था, एक-दूसरे से बात करने का भी वक़्त हमारे पास नहीं था। हम जी सिर्फ़ दौड़ रहे थे, हम भाग रहे थे और इस जी कमबख्त कोरोना ने हमें ऐसे अपने घर में पटक दिया है
कि अब हम एक-दूसरे से बात करने को तरस गए हैं और शायद यही वजह है कि अब हम एक-दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम कोरोना काल का ये एक बहुत अच्छा जिसका एक अच्छापन जो खोज रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये एक इसका अच्छापन है कि हम कम से कम एक-दूसरे को समझने में ये समय को लगा रहे हैं, इसका हम लाभ उठा रहे, फ़ायदा उठा रहे हैं। जी। ये बताइए आप इतनी इतनी मीठी बातें करते हैं असलम साहब और उस जिसमें दिलचस्पी बनी रहती है लगातार। आपको सुनने वाले ना आपके दिलचस्प अंदाज़ से मुझे लगता है कि वो बस आप में खो जाते होंगे। शायद इसी वजह से आपको गालिब का अवार्ड मिला? नहीं, मुझे नहीं पता गालिब अवार्ड कैसे मिल गया, और मगर मिल गया है, और ये उन्होंने एक्नॉलेज किया इस पूरी बात के लिए, और एक्नॉलेजमेंट बहुत गालिब, ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज किया है मैं आपके काम को, आप में लगातार आप ड्रामा निगारी कर रहे हैं और मैं इसे एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ये हमारे समाज की ड्यूटी बनती है। जी, जी, 100, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज़ अ ड्रामा निगार जो है ना, जब आप ड्रामा लिखते हैं और ड्रामा खेल दिया जाता है ना, तो इससे बड़ा गालिब अवार्ड है ना कोई नहीं है। नहीं समझे जी, बात? ये जो आपने आपने एक ड्रामा किया और वो ड्रामा खेल लिया गया, इससे बड़ी बात जो है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप उम्दा, ड्रामा उम्दा। लिखें और ड्रामा खेला जाए। नहीं, और अ, इसके कितने इम्कानात बन सकते हैं, और हर ड्रामा जो है ना, एक अंधे और बिल्कुल अनदेखे जज़ीरे के अंदर उतरने जैसा। आप ये जी, बिल्कुल, और अगर अगर ये उस प्रोसेस से अगर आप नहीं गुजरते हैं, एक ड्रामा आप कर दिए और उसके बाद आप वहीं पर हैं जहां पर पहले थे, तो फिर ये मतलब है हुँ, कि आपने ड्रामा नहीं किया, कुछ और किया है। तो जी, ड्रामा करने के हर एक ड्रामा आपको कुछ चीज सिखाता है। जी, मामूली से मामूली एक्टर को, बैक स्टेज वाले को, राइटर को, हर एक आदमी को सिर्फ ये है कि उसने क्या चीज सीखी है। अगर, और मैंने कोशिश इस बात की है कि मुझे ड्रामे करने नहीं, ड्रामा के बारे में कुछ चीजें भी जो अंधी कहानी लंगड़ी लूली बातें मैं कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ ड्रामा करने नहीं सिखाया है। वरना तो क्या है, प्यार और प्ले जो है ना, दोनों जो है ना करने की चीजें हैं, बतियाने की नहीं। मगर जी, हम लोग जो है ना, देखिए आपकी प्यार और प्ले पर बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। आपने बहुत दुरुस्त फरमाया और देखिए हमारे एक साहब ने लिखा भी है कि ये कइयों के लिए एक सही मार्गदर्शन है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस गुफ्तगू को मार्गदर्शन माना और एक ने हमारे एक दोस्त ने ये भी लिखा कि ये इस गुफ्तगू का वो बहुत लुत्फ उठा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी लग रही है हमारी बातचीत। तो मुझे खुशी है कि ये गुफ्तगू दिलचस्प उन्हें लग रही है और एक ने लिखा कि बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। असलम भाई आपको सुनकर सारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि आप गुजराती थिएटर से जुड़े हैं और मराठी थिएटर से भी जुड़े हैं और उर्दू थिएटर से भी जुड़े हैं। थोड़ा-सा इन तीनों पर आप 2 मिनट या 1 मिनट कुछ ऐसा इन तीनों की विषय में बताएं कि आपको ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? नहीं, मैंने कहा देखिए, गुजराती थिएटर और मराठी थिएटर, वो सुकून के, हर एक सुकून के, हर ड्रामा करने में सुकून मिलता है, और सुकून जी, के जायके अलग अलग होते हैं। जो जी, सुकून मुझे गुजराती थिएटर में नहीं, गुजराती थिएटर में तो ऑडियंस है, तो मुझे मराठी थिएटर में करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जो सुकून का जायका मुझे गुजराती थिएटर में नहीं मिलता है, तो मैं मराठी थिएटर की तरफ भागता हूँ, और मैं हुँ, चाहता हूँ कि मैं मराठी में जो है, मैं अभी एक मराठी में अभी एक नया प्ले करने भी जा रहा हूँ, जो पानी के सब्जेक्ट को लेकर अच्छा, लिखा जा रहा है, पानी, जी, वाटर के सब्जेक्ट पर कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हर एक उर्दू में जो आप चूंकि आपका एक साबिका है, आपके उर्दू वाले ज्यादा जानने वाले लोग हैं, तो उनके सामने भी यार कि हम कुछ कर रहे हैं, ये बात वो जब देखते हैं और वो सराहते हैं, तो उसकी एक अलग खुशी होती है। लेकिन एक अनजान ऑडियंस है, वो आपके सामने सीट टू सीट फुल है और आपका प्ले देखा जा रहा है, तो उस, और जब आप इंटरवल में आते हैं तो लोग, मतलब पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, पूरा जो गैंग वे है उधर लोग हैं, तो वो जो एक अलग तरीके का एक सुकून और वो है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरीके से बांटा जा सकता। नाटक मुझे करते हैं, और
जी, जी, मुझे तो आपकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि नाज़रीन को इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि जो लोग कहते हैं कि ड्रामे नहीं लिखे जा रहे, असलम साहब की बातचीत को सुनने के बाद ये कहना अपने आप में ही एक गलत प्रचार होगा, ये वहम है, ये भ्रम है कि ड्रामे नहीं लिखे जा रहे, बहुत लिखे जा रहे हैं। हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना देख रहे हैं, ये उस पर निर्भर कर रहा है। सिर्फ़ एक जुमला कह देना कि नहीं लिखा जा रहा, ये गलत है। देखिए अभी हमारे एक और दोस्त ने लिखा कि ये मेरे लिए बायस फ़क्र है कि एकजुट के लिए तमाम ड्रामों में जितने भी असलम भाई ने लिखे हैं, मैं शामिल रहा। मैंने कहा ना कि एकजुट में अगर कोई देख रहा है और आपकी बातचीत गुफ्तगू सुन रहा है तो उन्हें बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छी फीलिंग अंदर में होगी। असलम भाई, एक और सवाल उसके बाद फिर मैं कुछ और भी कमेंट्स आपको पढ़ के बताऊँगी। एक और सवाल बताइए आप जवाब दें कि आपको उर्दू के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, उर्दू थिएटर का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? मुझे मैं लगता है मैं उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं एक और क्लियर कर दूँ, मैं थोड़ा साफ कर दूँ, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि हम उर्दू को लेकर ना मैं देखती हूँ कुछ लोगों को देखती हूँ, वो उर्दू को लेकर इतने कॉन्शियस रहते हैं, उन्हें लगता है उर्दू, उर्दू, उर्दू। मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि थिएटर में उर्दू ज़बान अलग नहीं होती। थिएटर की ज़बान अपनी ज़बान होती है, जहाँ पे वो किरदार की ज़बान होती है। लेकिन आप जब सिर्फ़ एक शब्द कहते हैं उर्दू, एक लफ्ज़ कहते हैं उर्दू, तो आप थिएटर को समेट देते हैं, छोटा कर देते हैं। बांग्ला ज़बान कहने का अर्थ अलग होता है क्योंकि वो एक अलग ज़बान हो गई। तमिल या दूसरी अन्य ज़बानें जो हैं ये मराठी वो एक अलग ज़बान है, तो वहाँ पे ज़बान उनकी होती है। और हिंदी और उर्दू ये हिंदुस्तानी ज़बान हो चुकी है, मिल-जुल आपस में मिली हुई है। हमारे सारे हिंदी फ़िल्मों के गाने उर्दू ज़बान के बगैर गाने नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें हिंदी के गाने कहते हैं। उर्दू की जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो उर्दू में है। अ, देवनागरी में है लेकिन स्क्रिप्ट तो उर्दू है, बल्कि वो जो ज़बान है वो उर्दू है, लिखने वाले उर्दू हैं, लेकिन फ़िल्में उर्दू के ये हिंदी की कहलाती हैं। इसलिए हिंदी-उर्दू बहस छेड़कर हम अपनी ही चीज़ को ताले में बंद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि उर्दू थिएटर का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक उर्दू वाले जब तक अगर उर्दू ड्रामा देखने नहीं आए, जब तक आप ऑडियंस नहीं बनेगी, जब तक है ना इकबाल नियाज़ी हैं, मुजीब खान हैं और रजब जाफ़री साहब हैं, अदनान एक है, मैं बॉम्बे की हद तक कह रहा हूँ। बाकी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा उर्दू थिएटर में कौन लोग हैं बहुत ज़्यादा पता नहीं, शोलापुर में काफ़ी एक उर्दू थिएटर करने वालों का वो है। तो मुझे सिर्फ सिंपल एक ही बात ये लगती है कि आप ड्रामे करें यार, नहीं सुनिए, ड्रामा करने का ड्रामा ना करें, ड्रामा करें। फिर इस बारे में जो है ना बहस ना करें कि यार हम उर्दू का ड्रामा करते हैं और हम ये करते हैं, ड्रामा करें ना, और ड्रामा कर और लोग आएंगे देखने, और नहीं आ रहे हैं तब भी कीजिए। अगर एक ऑडियंस भी आ रहा है आप लगातार कीजिए, मुसलसल कीजिए। इस मामले में मुजीब खान साहब जो है ना वो हुँ, लगातार लगातार ड्रामा कर रहे हैं और मुसलसल मुजीब ड्रामा कर खान रहे साहब, जी, हैं जी, मुजीब जी। खान साहब। एक और मुझे छोटा-सा मेरे मन में एक हमेशा एक बात बहुत आती है। देखिए, ड्रामा जब तक अगर आप पूरे ड्रामा की ग्रामर के साथ स्टेज पे नहीं करते हैं, थिएटर का अपना एक ग्रामर है, एक उसका अपना एक ग्राफ है। उसके साथ अगर आप थिएटर को मंच पे नहीं करते ड्रामे को, तो वहाँ आप ड्रामे की आप उसका खून, उसका कत्ल कर देते हैं। अच्छा ड्रामा होना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कूल में ड्रामे अक्सर क्या होते हैं कि हिंदी के टीचर को कह देंगे या उर्दू के टीचर से कह देंगे या इंग्लिश के टीचर से कह देंगे भैया ड्रामा करवा दो। अब गणित का मास्टर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता, ज्योग्राफी बायो नहीं पढ़ा सकता, बायो वाला फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। सारे सब्जेक्ट के अपने-अपने अलग एक म म म वर्ग होता है, लेकिन ड्रामा को हम बड़े हँसी-खेल में लेते हैं। इसलिए हमारे ड्रामे को नुकसान पहुँचता है। ऑडियंस इसीलिए नहीं बन पाती, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो तो ड्रामा करके आप ये मत कहिए कि आप ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा एक कंप्लीट एक कंप्लीट सब्जेक्ट है।
उस सब्जेक्ट के उसके चैप्टर्स के अनुसार स्टेज पे ड्रामे खेले जाने चाहिए। और हमारे कलकत्ते में थोड़ी-सी इन सब चीज़ों को लेकर कमी दूसरे ढंग की आ जाती है। यहाँ पे अपनी छोटी-छोटी गुटबाज़ियाँ अलग हो जाती हैं। इसकी चर्चा तो हम कलकत्ता वालों के साथ ज़रूर करेंगे। क्या बॉम्बे में भी गुटबाज़ियाँ हैं? नहीं, उस तरीके से गुटबाजी नहीं है। बॉम्बे जो है ना, थोड़ा-सा अपने-अपने लोगों में जो है ना, अपने-अपने कामों में रहते हैं। जहाँ काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे जी, गुटबाजी तो हर एक आदमी अपने-अपने तरीके से काम करता है और कोशिश करता है बहुत कि वो उसमें ना करे, और दूसरे ने किया है तो उसको जो है ना, एक दिखाने के लिए ही सही, एक विश कर देता है कि भैया ऑल द बेस्ट करके। तो बहुत, बहुत होता खूब, है। बहुत खूब, जी, बहुत खूब। और आपके वहाँ महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी भी है जो उर्दू ड्रामों को जी। देती हो बढ़ावा? हाँ, और उसने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है महाराष्ट्र जी, में, क्योंकि मैं खुद भी जो है एक तरीके से महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ड्रामा कॉम्पिटिशन की ही प्रोडक्ट हूँ। जी, जी, मुजीब खान है, इसके अलावा मुजीब खान तो खैर पहले भी कर रहे थे, जी। इकबाल नियाज़ी हैं, रजब जाफ़री हैं, अनीस जावेद हैं, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के ड्रामा कॉम्पिटिशन के ज़रिए से ये ये यानी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एकेडमी से आपके महाराष्ट्र की उर्दू एकेडमी से थिएटर जी, वाले जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ जी, थिएटर का काम अच्छा हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दूसरे राज्यों में जहाँ पे उर्दू एकेडमी है वो भी थिएटर वालों को जोड़े ताकि थिएटर का काम अच्छे से हो। असलम भाई, असलम साहब, आपके साथ बातचीत करके सच में बहुत मजा आया, बड़ी अच्छी मुझे शाम जी, गुजरी पता ही नहीं चला। आपके साथ बातचीत करते-करते 1 घंटे हो गए। एक जी। साहब ने और लिखा कि उमा जी आप भी अच्छी बातें कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा बात करना अच्छा लगा। लेकिन असलम भाई सामने बैठे हैं, तो शायद इसलिए मैं अच्छी बातें कर पा रही हूँ। अरे नहीं, आप ऐसी अच्छी बातें करती हैं, अब मैं गायब होऊँगा तब भी आप अच्छी बात करेंगे, आई नो इट। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि कलकत्ता में अज़हर लगातार अज़हर भी लिख रहे हैं और थिएटर को सँभाल कर रहे हैं और ड्रामे लिखे जा रहे हैं, लेकिन आप जिस गति से, जिस स्पीड से आप लिख रहे हैं ड्रामे, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतने ड्रामे हमारे पास मौजूद हैं और खेले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला दिन जो है हमारा बहुत अच्छा होगा। इस कोरोना से हम निपटेंगे और फिर से हम घर के बाहर निकलेंगे, मंच पर आएँगे और आपके ड्रामों को इंशाअल्लाह खूब देखेंगे। मराठी और गुजराती में तो आपने डंका बजा दिए, नहीं, वहाँ पर डंका आपको चाहने वाले यहाँ पे बहुत बहुत हैं। सारे लोग हैं डंका बजाने वाले। जी, यहाँ पे तो बहुत लोग हैं डंका बजाने वाले। जी, जी, नहीं है, लेकिन आपका काम इसका एक्नॉलेजमेंट हम रंग रस परिवार की तरफ से हम शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं। यही सोचकर हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप आपके मुझे भी। साथ हम खड़े हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को, हमारी ऑडियंस को आज की गुफ्तगू अच्छी लगी। आपके अगर सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। असलम भाई से दरख्वास्त करूँगी कि असलम भाई, आपको जब फुर्सत मिले तो प्लीज़ आप इनके सवालों का जवाब ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो जिन लोगों ने 1 घंटे का समय दिया हमें सुनने के लिए, तो उनके सवालों का जवाब मिलने से उन्हें बड़ी खुशी उन्हें लगेगा कि हाँ, उनका सुनना सही रहा, तो आपसे भी गुज़ारिश है कि आप उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो अ, असलम भाई को अ, मेरी ओर से, रंगरस परिवार की ओर से, लिटिल थेस्पियन से और अज़हर की ओर से एक बार फिर शुक्रिया और आप शुक्रिया। सभी दर्शकों का, आप सभी नाज़रीन का, आप सभी हमें चाहने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, अगली बार हम फिर एक और मेहमान के साथ आपके पास आएँगे और इसी तरह से बड़ी अच्छी बातचीत थिएटर के हवाले से करेंगे। शब्बा खैर। जी। अ